हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल वाला चैप्टर कंटिन्यू है और एक और नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल के अंदर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो राइबोसोम्स के बारे में समझा था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम में हमने डिफरेंस भी वहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में एक और ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके स्ट्रक्चर को और इसके अंदर क्या काम हो रहा होता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक किस्म का ऑर्गेनेल है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में मिलेगा, फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। ये याद रखना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो इनसाइड द सेल मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मिलेगा आपको, लेकिन ये सिर्फ किसके सेल में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मौजूद होता है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो एक किस्म का ऑर्गेनेल है ये आपको यूकैरियोटिक सेल में मिल रहा है। इसको कहा जाता है साइट फॉर द सेल्यूलर रिस्पायरेशन। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन का। ठीक है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एटीपी की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का जो काम होता है, कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन का है ग्लूकोज की, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बनाने का एक किस्म का ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर मौजूद है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को समझें फिर उसके बाद हम इसके काम को समझें। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। और दूसरा, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये वाला रीजन आपके सेल का साइटोप्लाज्म रीजन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। इनके अंदर छोटे छोटे ये पोर्स जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं, ओरियंस का नाम देते हैं। अब इनके ज़रिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं कि इन पोर्स के थ्रू जो साइटोप्लाज्म से चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने अभी बात की कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी जो आपको एक इनर मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको जो ब्लू कलर के बीच में जो नजर आ रही है, ब्लू मार्कर से मैंने जो बनाई हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये खास करके माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या होती है, स्मूथ होती है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होती है अंदर की तरफ से। देखिए ये मेम्ब्रेन जो है ना, इसने अंदर की तरफ देखें फोल्ड किए हुए, ये इनवर्ड फोल्डिंग की हुई है। तो इनर मेम्ब्रेन जो इनवर्ड फोल्डिंग की हुई है, इसने खुद के फोल्ड बनाए हुए हैं इस तरह से। तो ये जो फोल्ड बने हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बने हुए, जो इनर मेम्ब्रेन ने बनाए, इस फोल्ड को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ है जिसके अंदर पोरियंस छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं। दूसरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो ब्लू मार्कर से शो की हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड बने हुए हैं, इन फोल्ड को क्या कहते हैं, जो इनवर्ड फोल्ड है, इनको हम नाम क्या देंगे, क्रिस्टिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन है, कौन से जो सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन से ऐसे जो विदाउट मेम्ब्रेन है। तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपको ये जो इनर मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है, ये वाली फोल्ड, और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में आपको ये खाली जगह नजर आएगी, ये वाली, ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, इनको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको खाली एरिया नजर आ रहा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का भी इसको नाम दे रहे होते हैं। अब हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन के बने हुए चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लें यहाँ पर ये इस तरह पर प्रोटीन के बने हुए चैनल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम इन पूरे रास्ते को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं।
इन मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर कैरी होते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, फिर इसको इलेक्ट्रॉन को कैरी किया जाता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, क्यों कैरी होते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पूरी चेन होती है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम कर रही होती है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको एक किस्म का एटीपीएस कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। यहाँ पर एटीपीएस कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होता है, साथ साथ यहाँ पर मौजूद होता है, समझ लें ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स है जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। इस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है F0 और F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। ये लिखा हुआ है F0 और F1 पार्टिकल। इसके अंदर एटीपीएस F0 और F1 पार्टिकल जो है ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया जाता है, जो क्या बनाता है, एटीपी बनाने का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, तो ये एटीपी को बनाने के लिए F0 F1 पार्टिकल से एनर्जी रिलीज होती है और उसको कंसीडर किया जाता है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। इनको F0 और F1 इनको मिलाकर हम नाम देते हैं एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के जरिए क्या बनेगी, एटीपी बनने का काम होता है, इनके थ्रू एटीपी बनती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। इनके अंदर आपको वो एंजाइम नज़र आएंगे जो ग्लूकोज जो होता है वो इसके अंदर एंट्री करता है। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, अगर रिस्पायरेशन के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो रिस्पायरेशन देखें, यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरेवेट के अंदर, ये केमिकल है पायरेवेट। ग्लूकोज टूटता है, इससे 2 पायरेवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा होता है ये सेल के कहाँ पर होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म हो रहा है। फिर इस पायरेवेट को एंटर किया जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया से इस पायरेवेट से 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो नाम देते हैं हम क्रेब्स साइकिल रन करती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल से कुछ एटीपी बनती है और कुछ बनाते हैं NADH बनते हैं, NADH2, और कुछ बनते हैं FADH2। NADH2 और FADH2 जो हैं ये रिड्यूस्ड एक किस्म के एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, और ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाले जो हैं ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे, जैसे कि ये देखें, ये आपके पास एक NAD ये मौजूद है, आपके पास NADH2 है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल्स के जरिए कैरी होंगे, वो एनर्जी होगी, वो एनर्जी बनाने में क्या काम करेगी, एटीपी बनाकर आपको देगी। तो ये ज़्यादा डिटेल आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप रिस्पायरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे वहाँ पर। अब ये जो देखें ये पूरा काम हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रन करती है, जिसकी वजह से एटीपी बनती है। तो उस एटीपी को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कि जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है वो ऑक्सीडेशन के जरिए बनती है। NADH2 और FADH2 की जो ऑक्सीडेशन होती है तो उस वजह से जो एटीपी बनती है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम देते हैं। फास्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी बनने के प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं। तो ये हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये सेल्यूलर रिस्पायरेशन कर रहा है। देखें, रिस्पायरेशन का मतलब है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी बनाना। तो ये देखें ग्लूकोज कुछ पायरेवेट जो बचा तो ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में आकर टूट गया, तो इस वजह से कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन का काम करता है। दूसरा ये कहता है कि एनर्जी या एटीपी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई एटीपी बनने का भी प्रोसेस हो रहा है। ये आपको बॉडी में जितनी भी एनर्जी हो रही होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोवाइड करेगा। अब यूकैरियोटिक सेल में जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटने के बाद आपको टोटल नेट गेन जो एटीपी देता है वो 36 नेट गेन एटीपी देता है। ठीक है, टोटल नेट गेन एटीपी कितनी देता है आपको, 36। इसमें से जो 34 एटीपी बनते हैं वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। कितने एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं, 34 एटीपी जो बनते हैं यूकैरियोटिक में, वो कहाँ पर बन रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये इसी वजह से कह रहा था कि एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है, इसी वजह से
माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो सेल की बनाने में जो काम कर रहा होता है वो ये ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो 34 एटीपी बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका एक और नाम भी बताया जाता है, इसको हम एक और नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, एक और नाम याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया जाता है कॉन्ड्रियोसोम्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये एक कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोसोम्स, पावर हाउस ऑफ सेल, ये तीनों एक ही ऑर्गेनेल के नाम है। उसके अलावा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम देते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर है। सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी मौजूद है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पर अटैच्ड राइबोसोम भी यहाँ पर मौजूद होंगे, इसके ऊपर आपको राइबोसोम भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं सेल के अंदर। तो डीएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें इनके पास प्रेजेंट हैं। आरएनए भी कह सकते हैं इनके पास प्रेजेंट होता है। तो डीएनए की वजह से, डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसको कह रहे होते हैं सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर। इसी वजह से, ये डीएनए होने की वजह से सेल्फ रिप्लिकेशन भी कर सकता है। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब है कि ये अब खुद को डिवाइड करके न्यू कॉपी भी बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एक्स्ट्रा न्यू कॉपी भी बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूजन के जरिए। ठीक है, जैसे कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड हो गया और डिवाइड होकर ये दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, तो इसको हम नाम देंगे सेल्फ रिप्लिकेशन। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब है इसके पास अपना डीएनए मौजूद है, तो इस वजह से ये अपने खुद की कॉपी को प्रिपेयर कर सकता है। तो ये था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने समझा है। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जा रहा है वो भी यहाँ पर हमने समझ लिया है। सेमी ऑटोनोमियस स्ट्रक्चर के डीएनए मौजूद है, सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी रखता है। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं। वर्ड एरोबिक का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्लूकोज को जो तोड़ा जाता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे कि जो ग्लूकोज टूटता है वो 3 स्टेप के अंदर टूटता है। एक तो यहाँ टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, तो उस प्रोसेस को आप नाम क्या देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो बस इस वजह से ये जो स्टेप होता है ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप होता है। और ये वाला जो आपके पास होगा ये एरोबिक रिस्पायरेशन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटर फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन भी इसको हम नाम दे रहे होते हैं। ये हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा, बुक्स के अंदर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑलवेज ट्रांसफर जो होता है, जैसे ये किस्म का ऑर्गेनेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मेल और फीमेल के अंदर जो एग और स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एग और स्पर्म बनते हैं, ये आपके पास एग हो गया फीमेल का, दूसरा जो होता है स्पर्म। इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल है। और इनके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ट्रांसफर जो होता है वो ऑलवेज कैसे होता है? एग से। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई जानदार हमारे पास जो है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसफर होता है वो किसका होता है? मदर का होता है, ग्रेट ग्रैंड मदर का होता है। फादर का माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पर्म, यहाँ पर देखें, ये मेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो मिलेगा वो आपको टेल में मिलेगा, यहाँ पर होता है। तो एट द टाइम ऑफ एक से साथ जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो एक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेंटर में होता है, लेकिन मेल का माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये टेल जो है ये नहीं फ्यूज होती है, टेल रह जाती है, सिर्फ ये पार्ट फ्यूज होते हैं, स्पर्म का हेड और एग यहाँ पर। तो इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें जो बच्चा नया पैदा होगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो मदर का होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर का भी हम
कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको राइबोसोम्स जो थे वो आपको साइज भी याद रखनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S के राइबोसोम इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को ये भी कंसीडर किया जाता है कि इवोल्यूशन के हिसाब से कि जो जब ड्यूरिंग न्यू अर्थ डेवलप हुई थी तो उस वक्त के माइटोकॉन्ड्रिया एज अ सेपरेट लिविंग ऑर्गेनेल की तरह बिहेव करता था, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये ऑर्गेनेल बिहेव करता था। इसी वजह से कहते हैं इसके बाद डीएनए है तो ये खुद सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी रखता है। तो पुराने टाइम के अंदर ये सेल के अंदर नहीं था, ये आउटसाइड द सेल था और खुद एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।